अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दोबारा से पिछली रिकॉर्डिंग हमारी कट गई थी, वो 6 मिनट की रिकॉर्डिंग इसी लेक्चर के साथ ना अपलोड हो जाएगी पार्ट ए के नाम से। तो ये हमारा समझ लो पार्ट बी होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ रहे थे। अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था द टर्नओवर। आवाज वगैरह क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है आपको? जी जी। ठीक है। वो कह रहा था टर्नओवर इन कंपनी 2 मिलियन टर्नओवर है और उसके अकाउंट रिसीवेबल 5% है। किसका? टर्नओवर का। सेल का 5% है रिसीवेबल। हम तो सेल का 5% जो हमने लिया वो बन गया तकरीबन 1 लाख रुपए। ठीक है। द कंपनी विशेष टू हैव अलाउंस ऑफ डाउटफुल डेट वगैरह। डाउटफुल डेट के लिए अलाउंस जो है ना वो 4% मेंटेन करना चाहती है। 4% ऑफ रिसीवेबल, यानी कि वो जो अलाउंस है ना, इस साल का जो अलाउंस वो मेंटेन करना चाहती है ना, दिस ईयर अलाउंस जो हम निकाल देते हैं, वो 4% रखना चाहती है। किसका? रिसीवेबल का। तो हमने कहा ठीक है, ये 1 लाख का 4% कितना बन जाएगा जी? 4,000। ठीक है। द कंपनी विशेष टू हैव अलाउंस ऑफ डाउटफुल डेट इक्वल टू द 4% ऑफ रिसीवेबल विच वुड मेक द अलाउंस 1/3 हायर देन द करंट अलाउंस। करंट अलाउंस से ना, ये जो 4% आपने अलाउंस रखा है ना, ये 1/3 हायर है। 1/3 हायर है ये अब करंट वाला अलाउंस पिछले अलाउंस से। तो हमने कहा दिस ईयर अलाउंस को हम एग्जिस्टिंग अलाउंस से कंपेयर करते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग अलाउंस के लिए उसने कोई डाटा नहीं दिया हुआ। तो उसने सिर्फ आपको लिख के बताया हुआ कि भाई ये जो है ना, आपने ये जो 4% अलाउंस लिया है ये पिछले अलाउंस से 1/3% हायर है। 1/3 हायर है। तो हमने कहा ठीक है, हम पिछला हम खुद निकाल लेते हैं। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वो दोनों तरीके ही आपको आने चाहिए। अच्छा जी, तरीका नंबर 1, ये जो 4,000 है ये 1/3% हायर है। मतलब कि अगर मैं 1/3 करूं, 1/3 कितना बनता है हमारे पास? 0.3333 बनता तकरीबन 33% बनता है ये। ठीक है। मतलब कि ये जो 4,000 है ना, ये ओपनिंग से 33% ज्यादा है। तो मैं कहूंगा कि ये 4,133 पे पड़ा हुआ है और मुझे 100 चाहिए। तो इस तरह भी मेरे पास फिगर आ सकती है कि हमारा इस साल का अलाउंस 3,000 बनता है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग अलाउंस हमारा 3,000 आ जाएगा। अब इस एग्जिस्टिंग अलाउंस को चेक करना होगा कि सही निकला है कि नहीं निकला। इसको 1/3 बढ़ा देना, यानी 1.33 करके देखना, तो जवाब यही 4,000 आ जाएगा आपके पास। ये तो था तरीका नंबर 1। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है। मेथड नंबर 2 वो ये है है कि जी। फोर पिछला थाउजेंड को ओपन, मल्टीप्लाई कर दें अगर 133% से कम नहीं कर सकता। दोबारा बोलो। सर जी, 4,000 को अगर मल्टीप्लाई कर दे 133% से तब नहीं निकल सकता। 4,000 उसने कहा है कि ये जो आपका करंट ईयर का अलाउंस है ना, ये 1/3 हायर है। किससे हायर है? प्रीवियस अलाउंस से। तो अगर आपने 4,000 को, जैसे कि आप कह रहे हो 1.33 कर दिया, तो ये 4,000 बढ़ के और बड़ी वैल्यू चली जाएगी। हमने निकालना क्या होता है? ओपनिंग दिस ईयर अलाउंस और एग्जिस्टिंग अलाउंस। दिस ईयर अलाउंस तो उसने कहा कि आपने 4% लेना है रिसीवेबल का। हमने 4% ले लिया, रिसीवेबल का 4,000 आ गया। फिर एग्जिस्टिंग अलाउंस के लिए कोई डाटा नहीं दिया हुआ, तो उसने एक लाइन लिख के दी हुई थी कि एग्जिस्टिंग अलाउंस आपके ना, ये दोबारा यहाँ से पढ़ो। उसने कहा कि ये डाउटफुल डेट 4% रिसीवेबल का है, विच वुड मेक डेट द अलाउंस। किस अलाउंस को, जिसकी वो पीछे बात कर रहा है, इस अलाउंस को 1/3 हायर देन द करंट अलाउंस। अभी तक जो अलाउंस चल रहा है ना, उसकी निस्बत अब जो अलाउंस आपने निकाला ना, ये 4%, ये 1/3 हायर है। हमने कहा अच्छा, जो पिछला है ना वो इससे 1/3 कम है। यानी अगर ये 1/3 हायर है, 33% ज्यादा है, तो ये कितने पे पड़ा होगा? 133 पे। और पिछले वाला कितने पे पड़ा होगा? 100 पे। समझ आई ये बात कि नहीं आई? जी जी। इसको निकालने का दूसरा तरीका ये था कि हमारे पास एग्जिस्टिंग अलाउंस नहीं दिया हुआ था। तो हमने हमने यूं करना था कि हमारे पास एज्यूम कर लो एग्जिस्टिंग अलाउंस है एक्स। ठीक है। और हमें ये पता है कि इस एग्जिस्टिंग अलाउंस के अंदर अगर हम 1/3 और डाल देना, तो वो अब वाला अलाउंस बन जाएगा।
4000। इस अलाउंस के अंदर 1/3 ऑफ एक्स और डाल दें तो ये 4000 बन जाएगा, ऐसे ही है। जी जी। तो यहाँ से एक्स को अगर हम सॉल्व करें ना तो हमारे पास जवाब आ जाएगा कि भाई हमारा एक्स जो बनता है वो 0.33x इज इक्वल टू 4000। यहाँ सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन को एक्स के लिए, 133x इज इक्वल टू 4000 और एक्स इज इक्वल टू 3000। इसको सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते थे कि हमारा ओपनिंग अलाउंस जो दिया हुआ है या प्रीवियस एग्जिस्टिंग अलाउंस दिया है वो कितना है। तो यहाँ तक अगर कोई मसला परेशानी कोई है मत तो पूछ लो। नो सर। चलें फिर हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अच्छा, पांचवा सवाल देख लो। अगर कंपनी हैज बीन नोटिफाइड, कंपनी को पता लगा कि डेटर हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, बैंकरप्ट हो गया हमारा डेटर। द कंपनी हैड प्रीवियसली मेड एन अलाउंस, हमने पहले उसके ऊपर अलाउंस बनाया हुआ था कि वो हमारा डेटर डाउटफुल है। अब अगर हमें श्योरिटी होगी, तो हम क्या करेंगे, क्या एंट्री करेंगे? वही राइट ऑफ की एंट्री। ए होगी बैड 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 एंड डाउटफुल डेट इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि अलाउंस हम शक तो खत्म हो गया ना, छोटी होगी। हाँ, छुट्टी होगी तो हमने वही राइट ऑफ की एंट्री कर देनी है ना अपने पास। और राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। और रिसीवेबल क्रेडिट। तो ऑप्शन है, हमने उसकी एंट्री कर दी। अच्छा जी, अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो आपको मैंने दिया था। तो ये थोड़ा सा मजेदार सवाल था। तो ये सवाल हुआ था आपसे कि नहीं हुआ था? बस यही नहीं हुआ था। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं उसको। अच्छा, सवाल तो क्लियर नजर आ रहा होगा ना आपको स्क्रीन के ऊपर। इसको हम उठा के इधर ले आते हैं ताकि इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। अच्छा जी, ये हमारे पास सवाल है। सवाल में वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 द फॉलोइंग टर्नओवर टोटल 3 मिलियन है। हमारा जो फॉलोइंग हमारी कंपनी है उसका जो टर्नओवर है यानी उसकी सेल 3 मिलियन है। इस अकाउंट्स फॉर रिसीवेबल 4% टर्नओवर का। ये आई थिंक ये पिछले सवाल की रेपिटेशन है। ये वो सवाल नहीं है जो मैं कह रहा था। अच्छा, 3 मिलियन हमारा टर्नओवर है और हमारा रिसीवेबल 4% ऑफ टर्नओवर है फॉर द ईयर। फॉलोइंग विशेस टू मेंटेन इट्स बैडफुल डाउटफुल डेट 3% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। तो उसका 3% अकाउंट रिसीवेबल का हमने बैड डेट बनाना है। और एंड डिस्कवर्ड दैट द अलाउंस एज अ रिजल्ट 25% हायर देन द ईयर बिफोर। और ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट स्पेसिफाइड और रिटर्न ऑफ जो हुए हैं वो ये हैं और रिकवर्ड ये हैं। तो ये पुराने सवाल की रेपिटेशन है, ये मुश्किल नहीं है। करो, होता है तो, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। ये 3-4 मरतबा मैंने किए हैं। अच्छा नहीं चलो होगा। ठीक। अच्छा, वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड फाल्कन जो है ना, फोलैंड का टर्नओवर है 3 मिलियन। तो हमने यहाँ लिख लिया टर्नओवर या सेल उसकी कितनी है जी? 3 मिलियन। अब इस 3 मिलियन का 4% उनका रिसीवेबल है। अब हमने यहाँ एक से लाख बीस हजार बनेगा। ये बनता है 4%, 1,20,000। ठीक है, लेकिन इस 4% का भी 3% जो है ना वो क्या हम अलाउंस बनाते हैं। अगर हमने अलाउंस निकालना तो हम क्या करेंगे, रिसीवेबल का 3% ले लेंगे। तो इस साल का अलाउंस हमें पता लग जाएगा कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। अगर मैं जी जी। 1,20,000 का 3% ले लूंगा ना, उसने कहा कि टर्नओवर 3 मिलियन है, उसका 4% आपका रिसीवेबल है, रिसीवेबल का 3% आपका बैड डेट है। ठीक है, जी अलाउंस। जी 36 हो गया। अच्छा, ये आ गया हमारे पास दिस ईयर अलाउंस। इस साल का जो हमारा अलाउंस है ना, दिस ईयर अलाउंस 3600। अब रह गया कि हमारा एग्जिस्टिंग अलाउंस भाई कितना था, ओपनिंग अलाउंस। क्लोजिंग अलाउंस तो हमने निकाल लिया, अब हमने एग्जिस्टिंग अलाउंस को देखना वो कितना। अच्छा, उसके लिए उसने लाइन दी हुई है यहाँ पे, 3% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड डिस्कवर्ड एट द अलाउंस एज अ रिजल्ट। ये जो अलाउंस है 25% हायर है देन इट वाज ईयर बिफोर।
पिछले साल की निस्बत जो आपका अब अलाउंस आया ना, ये 25% ज्यादा है। तो मैंने कहा ये जो 3600 है ये 25% ज्यादा है, यानी ये 125 है। हमें तो चाहिए एग्जिस्टिंग अलाउंस 100। तो कितना आ जाएगा हमारा? रिपीट करना सही एक बार। 28880। देखो आता है ये जवाब। ये चीज समझ आई है? नहीं नहीं, ये नहीं समझ आई। नहीं समझ आई? नहीं, एक दफा रिपीट कर देना। उसने कहा कि कंपनी का टर्नओवर है 3 मिलियन, ये बात समझ आ गई, हमने 3 मिलियन टर्नओवर लिख लिया यानी सेल। फिर उसने कहा इस 3 मिलियन का 4% है रिसीवेबल। इस 3 मिलियन में से 4% ऐसा है जो हमें रिसीव नहीं हुआ अभी तक, रिसीवेबल है। हमने कहा ठीक है, रिसीवेबल 4% है, 1,20,000 रिसीवेबल है। हमें पता है कि हम रिसीवेबल के ऊपर परसेंटेज लगाते हैं अलाउंस की, फिर हमारे पास आ जाता है दिस ईयर अलाउंस। तो उसने कहा कि आपका इस साल का जो अलाउंस है ना, फोलैंड विशेज टू मेंटेन, फोलैंड चाहती है कि उसका इस साल का जो अलाउंस है ना वो 3% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल हो। अकाउंट रिसीवेबल है 1,20,000, उसका 3% हमारे पास आ गया दिस दिस ईयर अलाउंस। इस साल का वो अलाउंस ये चाहती है। फिर उसने कहा कि ये जो अलाउंस आया है ना इस साल का, हमने कहा ओपनिंग के लिए तो कोई डाटा दिया ही नहीं। अब वो कह रहा है एंड डिस्कवर्स दैट द अलाउंस एज अ रिजल्ट, जो अब अलाउंस आपने निकाला है इज 25% हायर देन इट वाज द ईयर बिफोर। अब पिछले पिछले साल की निस्बत ये जो अब आपने 3600 निकाला ये 25% हायर है। तो हमने कहा जो हमारा ओपनिंग अलाउंस हमने निकालना है, अगर ये 25% हायर है यानी तो ये 125 पे पड़ा होगा, तो ये कितने पे होगा? 100 पे पड़ा होगा। तो मैंने कहा कि ये 3600 125 पे पड़ा है, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। या अगर इस तरीके से नहीं करना तो वही सेकंड मेथड हमारा। सेकंड मेथड क्या है कि हमारा ओपनिंग अलाउंस मिसिंग है, ओपनिंग अलाउंस या एग्जिस्टिंग अलाउंस अज्यूम कर लो वो एक्स है, लेकिन हमें ये पता है कि एक्स के अंदर अगर हम 25% ऑफ एक्स जमा कर देना तो ये 3600 रुपये बन जाता है। ठीक है, तो हमने कहा एक्स जमा ये 25% कितना बनता है? 0.25, ये बन जाएगा 3600। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.25x। ये 1x है और ये 0.25x है, तो ये क्या हो जाएगा? 3600। तो यहाँ से भी हमें पता लग जाएगा कि भाई हमारे जो एक्स की वैल्यू है ना वो है 2880। 720 का इंक्रीज हुआ। जी, तो इंक्रीज इन अलाउंस हमारे पास कितना है? 720। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया इंक्रीज इन अलाउंस। अब उसने हमसे पूछा क्या था, व्हाट इज द नेट नेट चार्ज बताओ फॉर बैड, जो यकीनन राइट ऑफ कर दिया तुमने उसका, बैड जो यकीन है उसका भी, और डाउटफुल है यानी अलाउंस का। नेट चार्ज बताओ कि पीएनएल के अंदर नेट में क्या क्या गया है। तो हमने कहा ठीक है, एक तो आ गया पीएनएल बना लेते हैं, यहाँ पे हमें पता लग जाएगा नेट के अंदर क्या गया उसके अंदर। तो हमने यहाँ पे छोटा सा पीएनएल बना दिया अपने पास। हमने कहा पीएनएल के अंदर सबसे पहले तो इंक्रीज इन अलाउंस है, इंक्रीज इन अलाउंस है 720 का। ठीक है, प्लस उसने हमें सवाल के अंदर बताया ड्यूरिंग द ईयर स्पेसिफिक बैड डेट ऑफ 3200 वर रिटर्न ऑफ, एक रिटर्न ऑफ भी दिया हुआ है हमें जी 3200 का। ठीक है, और रिटर्न ऑफ थी ईयर प्रीवियसली 150 बार रिकवर्ड, एक ऐसी इनकम है जो हमें रिकवर्ड, ऐसा बैड डेटा जो हमें 3 साल पहले हमने राइट ऑफ कर दिया तो हमें रिकवर भी हो गया। तो जो रिकवर हो गया वो भी आ जाएगा यहाँ पे पीएनएल के अंदर, और वो कितना 150। अब अगर हम इसको नेट करें, नेट में कितने का एक्सपेंस जा रहा है, मैंने कहा था कि वो अलग अलग भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है नेट फिगर बताओ। तो नेट एक्सपेंस हमारे पास जो जा रहा है वो है 3770। तो यहाँ जो आंसर आना था वो था 3770। ठीक है, सही हो गया। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो ठीक पूछ लो, नहीं तो फिर मैं अगले सवालों की तरफ आता नो सर, कोई मसला। हूँ। अच्छा, ये सवाल तो हमने नॉकआउट कर लिया वहीं पे। अब बारी बारी हम अपने सवालों पे आते हैं और आगे बढ़ते जाए।
अच्छा जी, वो कह रहा था अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इन द लेजर्स ऑफ बी लिमिटेड 31 अक्टूबर 2001 के एंड के ऊपर जो था वो 9,000 था, और 31 अक्टूबर 2002 के एंड के ऊपर कितना था बैड डेट के एंड पे? 5,000। तो इससे पहले ना जरा हम थोड़ा एंट्रीज को सीख लेते हैं लेजर्स की, फिर हम आते हैं लेजर्स वाली बात के ऊपर। अच्छा, अभी तक मैंने जो आपको सिखा दिया ना वो ये हमने सीख लिया है कि फॉर एग्जांपल ये यकम जनवरी 2001 है, यहाँ पे एक बिजनेस ने अपने पास कारोबार शुरू किया और उसने वहाँ धड़ाधड़ सेल करनी शुरू किया। सेल भी ऐसी करनी शुरू की जो कि क्रेडिट है, यानी उधार के ऊपर। और उधार के ऊपर सेल करते करते उसने अपने पास एंट्रियां करती जा रही है, कंपनी रिसीवेबल, डेबिट और सेल क्रेडिट। वो करते 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 उसका ना ईयर एंड आ जाएगा, यहाँ पे ईयर एंड आ जाएगा 31 दिसंबर 2001। ठीक है, अब ईयर एंड के ऊपर उसके पास हमारे पास डेटर्स नजर आ रहे होंगे, डेटर यानी रिसीवर्स नजर आ रहे होंगे। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपए के डेटर्स नजर आ रहे हैं, और मुझे अंदाजा है कि इस 1 लाख रुपए के डेटर में से ना 5% लोग ऐसे हैं कि जो मुझे पैसा नहीं देंगे। तो मुझे ऐसा, मैंने अपने पास प्रोविजन बुक कर ली कि इन बंदों का अलाउंस बना लो कि भाई मुझे उम्मीद है कि ये बंदे, उम्मीद यानी शक है, ठीक है, मुझे शक है कि ये बंदे मेरे पास पैसे नहीं देंगे। ठीक है, मैंने 5,000 का अलाउंस बुक कर लिया। तो मेरे पास जो नेट रिसीवेबल्स किताबों में नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 95,000। ऐसे ही है, यहाँ तक तो कोई बात मुश्किल नहीं है। ऐसे ही है, कोई मसला है यहाँ तक तो पूछ लो। मेरी नो आवाज आ सर, रही है? यहाँ तक तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि अगर बिजनेस का एक पहला साल है ना, तो पहले साल में जो अलाउंस का कैरी डाउन होता है वो ही फॉर द ईयर पूरे का पूरा चला जाता है किसके अंदर, पीएनएल के अंदर। तो इस साल जो अलाउंस बना है वो क्या है? 5,000। ये पूरा 5,000 का 5,000 हमारा पीएनएल के अंदर अलाउंस के तौर पर चला जाएगा। ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है, आपने, याद है आपको? ये सर जी वो मतलब बताएगा कि फर्स्ट ईयर है मतलब बिजनेस का। हाँ, वो बताएगा बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, सवाल में ऐसा कोई हिंट जरूर होगा। तो मैंने वैसे बता दिया। अब मेरे जो अलाउंस है, अब मुझे उम्मीद है मेरे डेटर्स बढ़ गए हैं, वो मेरे डेटर्स हो गए 2 लाख। 31 दिसंबर 2002 तक मैंने लोगों से जो पैसे लेने हैं वो है 2 लाख रुपए। ठीक है, और वही मैं प्रोविजन बुक करता हूँ 5% पे। ठीक है, 5 की जगह 6% कर लो। ठीक है, तो अलाउंस कितना बनेगा जल्दी से बताओ? 12,000। जी जी। तो मैंने कहा था कि सब्सिक्वेंट ईयर्स आएंगे ना जब आपके पास, यानी फ्यूचर ईयर्स, सब्सिक्वेंट ईयर, ये फ्यूचर ईयर जो आएंगे उसके अंदर आपने क्या देखना है, अलाउंस के अंदर कितना इंक्रीज आया। पहले 5,000 मुझे लगता था लोग लेके भागेंगे, अब लगता है कि 12,000 लोग लेके भागेंगे। तो इंक्रीज इन अलाउंस कितना आ गया हमारे पास? 6,000। तो ये 6,000 की फिगर वो है जो हमारी पीएनएल के अंदर जाएगी। ये मैंने आपको वहां पे लिखवा भी दिया था। अच्छा, अब इस बात को यहीं पे रोक के छोटी सी बात और करते हैं। कॉन्ट्रा अकाउंट्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रा अकाउंट्स का मतलब होता है उलट अकाउंट। ठीक है, उलट। जैसे मिसाल के तौर पर आपका एक सेल अकाउंट है, सेल अकाउंट का उलट अकाउंट कौन सा होता है? पर सेल रिटर्न अकाउंट। अगर मैं परचेज अकाउंट का आपको पूछूं आपसे कि परचेज का उलट अकाउंट कौन सा होता है, तो आप क्या कहोगे? परचेज रिटर्न अकाउंट, यानी ये उसका उलट है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं एसिड का उलट अकाउंट क्या है, तो आप कहोगे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। एसिड के अंदर इंक्रीज आए तो यहाँ लिखते हैं, डिक्रीज आए तो यहाँ लिखते हैं। परचेज में इंक्रीज आए तो यहाँ, परचेज में डिक्रीज आए तो यहाँ, सेल में इंक्रीज यहाँ, सेल रिटर्न हो तो यहाँ। तो ये सारी बातें याद है? जी जी। ठीक है, इसी तरीके से हमारा रिसीवेबल है ना, उसी रिसीवेबल का भी एक कॉन्ट्रा अकाउंट होता है रिसीवेबल का। उस कॉन्ट्रा अकाउंट का नाम जो अभी तक हम चलाते आ रहे हैं वो जी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर अलाउंस।
इसको प्रोविजन भी कहते हैं, सॉरी, प्रोविजन कहते हैं या फिर अलाउंस फॉर रिसीवेबल कहते हैं। प्रोविजन, या अच्छा नाम जो इसका है वो अलाउंस फॉर रिसीवेबल। तो कहीं इसने प्रोविजन लिखा हो तो कंफ्यूज ना होना। मतलब प्रोविजन एक अलाउंस ही होता है वो भी। जी, अलाउंस का दूसरा नाम है प्रोविजन। अच्छा, सेल जैसे हमारी इनकम होती है ना, वैसे सेल रिटर्न हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। ठीक है। परचेज क्या होती है हमारी, इनकम। परचेज रिटर्न हमारा क्या, सॉरी, परचेज हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। परचेजेस हमारी एक्सपेंस होती है ना, तो परचेज रिटर्न हमारी क्या होगी जी, एक किस्म की इनकम, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, उलट। रिसीवेबल हमारा एसेट है, ये क्या है, कॉन्ट्रा एसेट, मतलब एसेट का उलट। एसेट अकाउंट खुद में क्या है, एसेट अकाउंट ये भाई कुछ भी नहीं है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। तो ये थोड़ा हमें से थोड़ी डीलिंग हमें आनी चाहिए ये। अच्छा, अभी तक जो हमने सीख लिया ना उसकी हम समरी बना लेते हैं कि अलाउंस जो है ना, यहाँ पे आते हैं वापस। हमने कहा था कि भाई, अभी इसी एग्जांपल पे, अगर कंपनी का पहला साल है, उस पहले साल के अंदर आपने देखना है कि आपके पास जो पूरे का पूरा 5,000 है ना, वो कहाँ पे चला जाएगा, एक्सपेंस में चला जाएगा। तो एक्सपेंस बुक करने की एंट्री क्या होती है आपके पास, आपको हो गया एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ गया, तो हमने कहा 5,000 से एक्सपेंस डेबिट, और हमने पास अपने पास क्या कर लिया, अलाउंस, अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट 5,000 से। ये एंट्री समझ आई है 5,000 की, कि भाई 5,000 से हमारा खर्चा बढ़ गया और अलाउंस हमारा एसेट का कॉन्ट्रा हमने बुक कर लिया। यहाँ तक क्लियर है तो पूछ लो। जी जी। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि हमने ये देखना है कि अलाउंस के अंदर इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। तो हमारे पास जब इंक्रीज आए ना अलाउंस के अंदर, तो हम क्या एंट्री करते हैं, हम वही एंट्री करेंगे, इंक्रीज इन अलाउंस हमारा होता है एक्सपेंस। तो हम क्या करेंगे जी, हमारा जब भी इंक्रीज आए ना अलाउंस के अंदर, इंक्रीज इन अलाउंस, तो हमने उसको कहना है कि भाई ये एक हमारा एक्सपेंस है, और इसकी एंट्री हम अपने पास क्या करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। और अलाउंस क्योंकि एसिड का उल्ट है, एसिड अगर डेबिट नेचर की चीज है तो वो क्रेडिट नेचर की चीज है, एसिड बढ़ेगा तो डेबिट होगा, अलाउंस अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो अलाउंस बढ़ गया, अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है। ये आ गया इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री। अगर अलाउंस के अंदर डिक्रीज आ रहा हो तो इस एंट्री को उलट कर दो। ये आप कह सकते हो एक किस्म की आपकी इनकम है, या रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस है। रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस भी हमारी एक किस्म की इनकम ही होती है ना। तो हम क्या करेंगे कि भाई, जो अलाउंस फॉर रिसीवेबल है ना, उसको डेबिट कर दो, और बैड डेट एक्सपेंस को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ये किधर, बैड डेट एक्सपेंस किधर डेबिट हो रहा है, पीएनएल के अंदर। बैड डेट एक्सपेंस किधर क्रेडिट हो रहा है। बास टाइम वो ऐसे लिख देता है एंट्री के, अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट और पीएनएल क्रेडिट। बास टाइम ऐसे लिखता है पीएनएल डेबिट और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये समझ लेनी है चीजों को। अगर मैं इसी के साथ ही राइट ऑफ की एंट्री भी लिख दूं तो ये सारी एंट्री एक ही जगह आ जाएंगी। ठीक है जी। अगर हमने राइट ऑफ करना हो एंट्री, हालांकि पहले लेक्चर में मैंने लिखवाई थी, इसके आगे फर्दर दो सिनेरियोज हैं, वो तो मिक्स ही हो जाते हैं। ठीक है, सेम ही एंट्री बनती है। तो हमने कहा था अपने पास बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर देना हमने, और रिसीवेबल को क्या कर देना हमने, क्रेडिट। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ लो। कुछ यहाँ तक आपको समझ ना आया हो तो पूछ लो। ठीक है सर। ठीक है।
अब अगर मैं इसका टी अकाउंट बना दूं आपको पास अलाउंस फॉर रिसीवेबल का, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जैसे रिसीवेबल हमारा एसिड नेचर का अकाउंट है तो उसका ओपनिंग आता है डेबिट साइड पे, ये कॉन्ट्रा एसिड है, एसिड का उलट है, तो इसका ओपनिंग कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओपनिंग अलाउंस, वही जिसको हम कहते थे एग्जिस्टिंग अलाउंस, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, क्लोजिंग अलाउंस, जिसको हम दिस ईयर अलाउंस कहते होते थे, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे। तो अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग नहीं लिखना, बस याद रख लेना, इसको हम एग्जिस्टिंग अलाउंस कहते थे, हम इसको कहते थे दिस ईयर अलाउंस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास होता था इंक्रीज इन अलाउंस, इंक्रीज इन अलाउंस में क्या होता है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हम यहाँ कहते थे इंक्रीज इन अलाउंस कहाँ आ जाएगा भाई, यहाँ पे, क्योंकि अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्या होना है, क्रेडिट, तो यहाँ आ गया इंक्रीज इन अलाउंस। और डिक्रीज इन अलाउंस की एंट्री क्या है जी, अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट, उसको डेबिट कर दो, और बैड डेट एक्सपेंस को क्या कर दो, क्रेडिट। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपल डिक्रीज इन अलाउंस। और ये इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस हो कहाँ रहा है भाई, ये पीएनएल के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पीएनएल भी लिख सकते हो, पीएनएल डेबिट हो रहा है देखो यहाँ पे, तो एक्सपेंस जा रहा है पीएनएल में, यहाँ पीएनएल क्रेडिट हो रहा है, तो पीएनएल में कॉन्ट्रा ऑफ एक्सपेंस जा रहा है, यानी एक्सपेंस का उलट, यानी इनकम जा रही है। यहाँ तक अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ। नो सर। अच्छा, अब छोटी सी बात, वो छोटी सी बात पता है क्या थी, वो ये थी कि हमारा जो रिसीवेबल का अकाउंट होता है, यहाँ पे ओपनिंग रिसीवेबल, यहाँ क्या आता है सेल, यहाँ क्या आता है कैश। ओपनिंग में कुछ रिसीवेबल था, फिर रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, मजीद सेल की हमने, फिर कोई बंदा पैसे देगा, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया जी, क्लोजिंग रिसीवेबल, और यहाँ हमारे पास राइट ऑफ भी आ जाता है। राइट ऑफ यहाँ भी आ जाता है, अगर हम बैड डेट एक्सपेंस का लेजर अलग से ना बनाएं, एक ही के अंदर उसको निपटा दें, तो यहाँ भी राइट ऑफ आ सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, नॉर्मल अगर अकाउंट बनेगा ना उसमें ये सारी चीजें आएंगी, बस राइट ऑफ नहीं आएगा, लेकिन अगर सवाल ने एक ही अकाउंट बनाया हुआ है ना, तो फिर यहाँ राइट ऑफ भी आएगा। इसके साथ मैं लिख देता हूँ इफ एनी, नॉर्मली आपने ये नहीं बनाना। अच्छा, अब हमारे पास, मेरी बात का मकसद ये था कि हमारे पास क्लोजिंग रिसीवेबल आ रहा है, मिसाल के तौर पर हमारा क्लोजिंग रिसीवेबल है 1 लाख, 1 लाख रुपए। इसमें से हम क्लोजिंग अलाउंस माइनस करेंगे कि भाई हमारा क्लोजिंग अलाउंस, यानी दिस ईयर अलाउंस जो था, हम ये करते होते थे ना, नेट रिसीवेबल में से माइनस कर देते थे क्लोजिंग अलाउंस को, यानी दिस ईयर अलाउंस को, तो हमारे पास क्या आ जाता था, जो नेट रिसीवेबल एसओएफपी में जाने हैं, तो ये मिसाल ले लो 20,000 है, तो ये जो 80,000 है, अब अगर लेजर उसने हमें दिए होंगे तो वो कैसे निकला करेगा कि अलाउंस फॉर रिसीवेबल का कैरी डाउन, ठीक है, उसको नेट कर देना किस में से, रिसीवेबल के कैरी डाउन में से, तो हमारे पास आ जाएगा वो अमाउंट जो हमारी एसओएफपी में जानी है। कोई सवाल हो अलाउंस जाए फॉर तो पूछ लो। क्या, अलाउंस फॉर रिसीवेबल में दिस ईयर अलाउंस आएगा क्या लगाऊं? पहले हम क्या करते होते थे, मेरी छोटा सा सवाल है, पहले हम देख लेना जितने भी सवाल होंगे ना, हर सवाल के अंदर हमने ये किया होगा कि हमने नेट रिसीवल निकाले थे, और नेट रिसीवल निकालने के लिए हम लिखते थे डेटर्स पहले, असल डेटर कितने हैं, फिर उन डेटर में से राइट ऑफ को माइनस कर देते थे कि भाई राइट ऑफ माइनस कर दो, फिर हमारे पास आ जाते थे नेट रिसीवेबल। ऐसे ही है, याद है, जी बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर हम कहते थे भाई इसकी इसकी एक खास परसेंटेज अलाउंस होता था, हम इसके ऊपर परसेंटेज लगाते थे कोई भी, तो वो आ जाता था हमारे पास दिस ईयर अलाउंस, ठीक है। तो नेट रिसीवल यहाँ रुक जाते थे, फिर दिस ईयर अलाउंस की जो फिगर आती थी मिसाल के तौर पर वो ये आ गई एक्स, फिर हम एग्जिस्टिंग अलाउंस लेके आते थे,
नहीं, एसओएफपी में तो ऐसे होता है ना, दिस ईयर अलाउंस माइनस करके फिर बाकी सारा एसओएफ वो उसमें चल जाता है जी जी, फाइनेंशियल मेरी सेक्शन। मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। एग्जिस्टिंग अलाउंस ही है। हमने जब एसओएफपी बनानी होती थी तो हम क्या करते थे, नेट रिसीवेबल्स में से दिस ईयर अलाउंस को माइनस कर देते थे, तो हमारी एसओएफपी बन जाती थी। ऐसे ही होता था ना। जी जी ठीक है, जी बस अब मैं यही बात कर रहा हूँ कि देखो, यहाँ पे ओपनिंग रिसीवेबल पड़े हैं आपके पास, ओपनिंग में से राइट ऑफ ये माइनस हो गए, ये आगे क्लोजिंग रिसीवेबल, ये जो आप फिगर निकाल रहे थे ना नेट रिसीवेबल की, ये खुद आई पड़ी है यहाँ पे। डेटर में से राइट ऑफ माइनस हुआ पड़ा है, ये देखो यहाँ ओपनिंग है, ओपनिंग में से ये राइट ऑफ माइनस हुआ और आगे क्लोजिंग। जी जी। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसमें से माइनस कर दो अगर दिस ईयर अलाउंस, तो आपके पास आ जाएगा एसएफपी का वो चीज जो एसएफपी में जानी है, यानी नेट रिसीवेबल। तो दिस ईयर अलाउंस मैंने अभी लिख के बताया आपको, ये रहा दिस ईयर अलाउंस, यानी अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस। तो बात का नटशेल ये है कि अगर अलाउंस फॉर रिसीवेबल का टी अकाउंट दिया हुआ है ना, तो उसके कैरी डाउन को और रिसीवेबल के कैरी डाउन को नेट कर दो ना, तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो आपने एसएफपी के अंदर लेके जानी है। सही हो गया, सही हो अब गया। आप क्या वो ये फार्मूले के तहत भी तो हो सकता है, टी अकाउंट बनाने के भी कर सकते टी अकाउंट आना चाहिए ना, एंट्रीज भी आनी चाहिए। सब कुछ अगर फार्मूले से होता तो फिर टी अकाउंट ना होता हमारी जिंदगी के अंदर। अकाउंटेंट बन रहे हैं हम। हैं। सही। अच्छा, इसको दिस द अलाउंस फॉर द डाउटफुल डेट इन द लेजर। अब लेजर के अंदर ना ये क्या आ रहा है, 31 दिसंबर 2001 पे, 31 दिसंबर 2001 के एंड पे आ रहा है बैलेंस 9,000 का। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 दिसंबर 2002 के एंड पे बैड डेट आ रहा है 5,000 का, वर रिटर्न ऑफ। 5,000 का ये रिटर्न ऑफ हुआ है, और अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस एट 31 दिसंबर 2000 एंड के पे आ रहा है 1,20,000 रुपए कम। इसको मैं अगर थोड़ी सी जगह बनाऊं यहाँ पे। अच्छा, वो कह रहा था अलाउंस, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इन द लेजर। डाउटफुल जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का लेजर है ना, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 9,000। 31 दिसंबर 2001 के एंड पे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट के लेजर का जो बैलेंस आ रहा ना, यानी अगर मैं अलाउंस का ऐसे लेजर बनाता, तो लेजर में जो यहाँ पे पिछले साल का क्लोजिंग था ना, वो अगले साल ओपनिंग बनता है। तो जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना मुझे, वो दिया हुआ है 9,000। सर आपको कैसे पता लगा ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? क्योंकि हमारा जो साल है वो क्या है, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002, 31 अक्टूबर 2002। तो उसका इसका ओपनिंग कब होगा? 31 अक्टूबर 2001 को। ठीक है, तो ये डाटा किसका दिया हुआ? 31 अक्टूबर 2001 के ऊपर द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट लेजर के अंदर बैलेंस आ रहा है 9,000 का, यानी हमारे पास ये ओपनिंग यानी एग्जिस्टिंग अलाउंस दिया हुआ है। समझ आई बात? जी जी। तो ये एग्जिस्टिंग अलाउंस आ गया हमारे पास 9,000 रुपये का। ड्यूरिंग द एंडेड 31 अक्टूबर 2002, ये राइट ऑफ हुआ है 5,000 का। अकाउंट फॉर रिसीवेबल 31 दिसंबर 2002 का, वो है 1,20,000, और कंपनी की पॉलिसी है कि वो 5% अलाउंस मेंटेन करती है। तो हमने कहा ठीक है, अभी निकाल लेते हैं यहाँ से, बहुत नया आसान सवाल है। तो हमारे पास यहाँ आ गया रिसीवेबल्स। रिसीवेबल हमें दिए हुए 1,20,000 के, इसके ऊपर जो हमने अलाउंस लगाया 5%, तो वो बन जाएगा 6,000। तो ये हमारे पास आ गया दिस ईयर अलाउंस। तो ऊपर जाके अगर मैं लिख दूं दिस ईयर, इस साल का कितना है जी? 6,000। तो अलाउंस के अंदर इंक्रीज आ रहा है डिक्रीज आ रहा है? फ्रीज आ रहा है 3,000 से। डिक्रीज आ रहा है 3,000 का। तो उसने हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द चार्ज, चार्ज बताओ बैड, जिसके ऊपर आपको यकीन हो, और डाउटफुल डेट, दोनों बताओ, दोनों। ठीक है, ये आंखें खोल के स्टेटमेंट पढ़नी है, इसमें जरा सी स्टेटमेंट में वो हेर फेर करेगा और जवाब चेंज हो जाएगा।
तो हमने कहा हमारे पास एक तो पीएनएल अगर बनाना है, उसने सिंपल कहा पीएनएल के बना के दो। हमने कहा हमारे पास एक डिक्रीज इन अलाउंस है, डिक्रीज कितना आ रहा है जी, 3,000 का नेगेटिव, प्लस हमारे पास एक राइट ऑफ दिया गया ऊपर, कितना किया था, 5,000 रुपये का राइट ऑफ दिया हुआ। तो हमारे पास नेट में अगर हम देखें तो पीएनएल के अंदर क्या जा रहा है जी, 2,000 रुपये का एक्सपेंस जा रहा है, नेट नेट एक्सपेंस। जी जी तो हमारे पास ये जी, ठीक हो गया। अब इसमें 5,000 भी ऑप्शन दिया हुआ था, तो लोग पता नहीं 3 और 5 को जमा करके कोई लॉजिक ना बना लेना। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। जी जी एक एक्सपेंस है, एक रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस यानी इनकम। अच्छा जी, ये हमारा जरा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। कल हमने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी, तो वो छोटी सी चीज ये थी कि हमारे अगर डेटर्स हो ना, डेटर्स में से हम स्पेसिफिक अलाउंस माइनस कर देते हैं कि भाई स्पेसिफिक ये बंदे तो हैं ही नहीं जिन्होंने आना ही नहीं, ऐसे ही है ना। जो डेटर हो हमारे, उनमें से हम स्पेसिफिक अलाउंस को माइनस कर देते हैं सबसे पहले तो, फिर हमारे आउटस्टैंडिंग डेटर्स बचते थे, ये वो बंदे हैं जो जिंदा हैं। इसको हम आउटस्टैंडिंग भी कहते थे, इसको हम रिमाइंडर भी कहते थे कि भाई ये बच्चे बंदे बचे हुए। जी जी। उसके बाद मतलब नेट रिसीवेबल भी कह सकते हैं हमें। हाँ, डिफरेंट नाम है इसके। फिर हम इसके ऊपर रेट लगाते थे अलाउंस, क्या हम कहते थे, ये जो अलाउंस है ना, इसके ऊपर एक उसके बाद रेट ये लगा, जाएगा। इसके ऊपर परसेंटेज लगाओ। इसको ये परसेंटेज लगाने के बाद ये जनरल अलाउंस होता था हमारा, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। ये एसओएफपी में चला जाएगा। हाँ, इसको हम यहाँ से माइनस कर देते थे तो हमारे पास नेट रिसीवेबल बच जाते थे कि भाई नेट में अब हमें इतने पैसे मिलने हैं, ऐसे ही होता था ना। अलाउंस को माइनस कर देने के बाद हमारे पास जो पैसे बच जाते थे, हम कहते थे नेट में इतने मिलने हैं। यानी मिसाल ले लो, 100 रुपए के डेटर से उसमें से स्पेसिफिकली बंदे हमें पता थे कि इन बंदों ने हमें पैसे देने ही नहीं, तो 10 रुपए हमें मिलने नहीं, हमने 10 माइनस कर दिए, रिमाइंडर बचे 90। 90 में से भी हमें 10% शक है, 10% हमें शक है कि 10% लोग हमें देंगे नहीं, तो 9 रुपए और नहीं देंगे लोग, तो हमें मिलेंगे कितने नेट में, 81। तो ये मैंने एक छोटी सी वर्किंग करके समझाई है। अच्छा, अब अगर अगर सवाल में ना वो पता क्या करता है, वो उसके पास और डाटा तो होता नहीं है, वो बच्चे को घुमाने के लिए ना, हेर फेर करने के लिए ना, थोड़ा सा मैथ का लेवल टेस्ट करता है। तो वो मैथ का लेवल ना ऐसे टेस्ट करता है कि मैं इस मिसाल को यहाँ पे लेके आता हूँ ना, तो फिर आपको सही समझ आएगा। इधर जी डेटर हमारे 100 रुपए के मिसाल के तौर पर, स्पेसिफिकली 10 रुपए के बंदे ऐसे हैं जिन्होंने आना ही नहीं। तो मुझे पता है कि 90 रुपए ऐसे हैं जिनके ऊपर शक किया जा सकता है, ये तो यकीन वाले हो गए, यकीन वालों को साइड पे कर दिया हमने, शक वाले आ गए अब हमारे पास। शक, हमें शक है 10% लोगों के ऊपर, 90 में से 10% पे शक है, तो 9 आ गया जवाब, इसको निकाल दिया तो हमारे पास 81 आ गया जवाब, ठीक है। अब वो क्या करेगा आपसे, परसेंटेज में घुमाएगा आपको, और वो परसेंटेज बड़ी आसान सी चीजें हैं। देखो, हमारे जो ये नेट रिसीवेबल्स है ना, ये हमारा 10% अलाउंस माइनस होने के बाद पड़े हैं। ये जो हमारे नेट रिसीवेबल्स हैं, ये 10% अलाउंस माइनस होने के बाद पड़े हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारा 90 है, ये जो हमारा 90 है, ये 100% पे पड़ा है, ठीक है। इसमें से 10% अलाउंस माइनस हुआ, ठीक है, और हमारे नेट रिसीवेबल 90% के ऊपर पड़े हैं। तो अगर वो हमें सवाल के अंदर क्या करे, 81 दे दे, और हमें कहे कि बताओ तुम्हारे पास ये जो डेटर्स हैं ये कितने हैं, कहानी समझ आती है। ये 10 रुपए की फिगर दे दे स्पेसिफिक अलाउंस की, और आपको 81 दे दे, और कहे बताओ डेटर्स कितने के हैं, तो मैं कहूंगा ये जो 81 है ना, ये मेरे किसके ऊपर पड़ा है, 90% पे। सबसे पहले तो मैं देखूंगा 100 पे कितना बनता है, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास, 90। मैं कहूंगा अब मेरे पास यहाँ से रिमाइंडर आ गया 90,
अगर इसमें से 10 माइनस होने के बाद जब आप 90 आया है, तो ऊपर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा रिवर्स वर्किंग में 100 में से 10 माइनस हुए 90, ठीक है, और इस 90 का 10% ये है तो कितना हो जाएगा 9, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 81। तो इस तरीके से वो रिवर्स वर्किंग भी करवा सकता है परसेंटेजेस की शक्ल में। ये समझ आई है बात के नहीं आई? आ गई। चलो अब इस समझ के ऊपर हम ये सवाल करते हैं, देखते हैं कितनी समझ आई है। उसने कहा एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स अकाउंटिंग पीरियड द बिजनेस हैज अकाउंटिंग रिसीवेबल ऑफ 13,720 रुपए का अकाउंटिंग रिसीवेबल है। आफ्टर डिडक्टिंग अ स्पेसिफिक अलाउंस ऑफ 350 एंड द जनरल अलाउंस अगेंस्ट 2% ऑफ द रिमाइंडर। सवाल को पढ़ो जरा जल्दी, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ, समझ आता है? सर जी पहला पार्ट तो समझ आ गया, दूसरे की बात का पता नहीं चला, ऐड द ईयर एंड वाला। ये ओपनिंग के लिए डाटा दिया हुआ है आपको, ओपनिंग अलाउंस के लिए, और ये आपको क्लोजिंग अलाउंस के लिए डाटा दिया हुआ है। ओपनिंग अलाउंस निकाल के बताओ कितना है जल्दी से, मुझे ओपनिंग डेटर्स बताओ कितने थे हमारे। अगर तो चीज समझ आई है, नहीं तो फिर मैं करवाता हूँ खुद। आओ करें सवाल, फिर मैच कर लेना इसका। अच्छा, ओपनिंग डाटा फाइंड कर लिया। वो कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में बिजनेस एज अकाउंट रिसीवेबल था 13,720। ये 13,720 कौन सी फिगर है? ये 13,720 आया आफ्टर डिडक्टिंग एक स्पेसिफिक अलाउंस माइनस कर दिया आपने 13,720 में से, सॉरी, एक कोई भी डेटर था, उस डेटर में से आपने क्या किया, एक स्पेसिफिक अलाउंस माइनस किया 350 रुपए का, ठीक है, फिर एक जनरल अलाउंस माइनस किया आपने 2% जनरल अलाउंस माइनस किया, और उसके बाद ये 13,720 आया। तो वो जो ओपनिंग में डेटर पड़ा था वो कितना था, अल्लाह जाने कितना था, हम निकाल लेंगे। ये कहानी समझ आई है उसने क्या किया? वो कह रहा है एट बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस हैज अकाउंट रिसीवेबल ऑफ 13,720 का था, लेकिन ये आफ्टर है, आफ्टर डिडक्टिंग उसमें से स्पेसिफिक अलाउंस माइनस हुआ है, जनरल अलाउंस 2% माइनस हुआ है। कहानी समझ आई है? जी जी रिवर्स जाना होगा। हाँ, हमने अब रिवर्स जाना है, हम देखते हैं कि हम रिवर्स कैसे जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमें भी पता है कि जी हमारे पास ये जो डेटर होते हैं ना, इसमें से हमारे पास स्पेसिफिक अलाउंस माइनस हो जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक अलाउंस माइनस हुआ है 350 रुपए का, फिर उसके बाद रिमाइंडर बचा होगा, वो रिमाइंडर अभी नहीं पता कितना है हमें, ठीक है, उस रिमाइंडर पे 2% परसेंटेज लगी होगी, और वो 2% यहाँ से माइनस हुआ होगा, और उसके बाद जो नेट डेटर्स है ना वो बचे होंगे, और वो नेट डेटर्स की फिगर उसने हमें दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 13,720। 13,720, तो हमने कहा ये जो फिगर पड़ी है 13,720, ये 2% माइनस होने के बाद पड़ी है, 2% माइनस होने के बाद पड़ी है, तो ये कितने पे पड़ी होगी 98 पे। तो मैं कहूंगा अगर मैंने ऊपर रिमाइंडर मालूम करना है कि रिमाइंडर कितना है, तो मैं कहूंगा 13,720 जो है हमारी वो 2% यानी माइनस होने के बाद पड़ी है, 98 पे पड़ी है, मुझे चाहिए 100 पे। अब मैं 100 पे अगर निकालूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास? 14,000। 14,000 में 350 प्लस कर देंगे, 14,350 आ जाएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 14,000 हमारे पास रिमाइंडर,
ठीक है, अब 14,000 का 2% लूंगा तो वो कितना बन जाएगा, 280 रुपये। तो ये जनरल अलाउंस की फिगर थी। ठीक है, अब मैं रिवर्स चलूंगा तो मेरे पास डेटर, इसमें 350 जमा करूंगा तो मेरे पास डेटर आ जाएंगे 14,350। तो मुझे पता लग गया ओपनिंग डेटर ये थे, उसमें से स्पेसिफिक अलाउंस माइनस हुआ, फिर रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर पे 2% जनरल अलाउंस लगा, उसके बाद नेट डेटर्स आ गए। तो ये थी हमारी रिवर्स वर्किंग। अच्छा सर आपने इतना सब कुछ किया क्यों? इतना सब कुछ इसलिए किया, वो कह रहा है व्हाट इज द चार्ज, बताओ इनकम स्टेटमेंट के अंदर बैड और बैड डेट के लिए क्या जाएगा, चार्ज क्या जाएगा, तो हमने कभी बता देते हैं। तो वो हमारा वही पुराना फार्मूला, तो उठा के थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो हम कहेंगे दिस ईयर अलाउंस जो हमारा है, और एग्जिस्टिंग अलाउंस, इन दोनों को कंपेयर करेंगे सबसे पहले। अब हमारा एग्जिस्टिंग अलाउंस कैसे निकलेगा, कि भाई एक 350 रुपए का स्पेसिफिक अलाउंस था और एक जनरल अलाउंस 280 रुपए का था, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? भाईजान पिछले साल का डाटा दिया हुआ ना ओपनिंग का, सलाम अलैकुम। तो ओपनिंग में एक स्पेसिफिक अलाउंस था और एक जनरल अलाउंस था, तो ओपनिंग में एग्जिस्टिंग अलाउंस कैसे निकलेगा? इस साल का अलाउंस कैसे निकलता है, जनरल अलाउंस और स्पेसिफिक अलाउंस को जमा कर दो। पिछले साल का कैसे निकला होगा, जनरल अलाउंस और स्पेसिफिक अलाउंस को जमा करके। ये वर्किंग क्यों की है, ताकि पिछले साल का जनरल और स्पेसिफिक को जमा करके पिछले साल का अलाउंस आ जाए। पिछले साल का अलाउंस था 350 रुपये जनरल था, सॉरी 280 रुपये जनरल था, और 350 स्पेसिफिक था, तो ये मान गया आपके पास 630 रुपये। और इस साल का जो अलाउंस है, दिस ईयर अलाउंस, वो तो क्लोजिंग पे निकलेगा। उसने कहा एट द ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल बिफोर एनी अलाउंस, हर अलाउंस से पहले इस साल उसने कोई घपला नहीं किया। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दे दिया 17,500, और इसके ऊपर आपने एक जनरल अलाउंस बनाना है कितने का, 3% का। तो उसने कहा चलो ठीक है, क्या हमारे पास यहाँ पे 17,500 का 3% इस साल का हमारा अलाउंस है, तो हमने सिंपली ले लिया। ओपनिंग में उसने हमें थोड़ा सा खपाया था, इसमें उसने हमें खपाया नहीं है। तो ओपनिंग में 630 अलाउंस था, क्लोजिंग में अब हमारे पास 525 अलाउंस है, तो इंक्रीज इन अलाउंस है, डिक्रीज इन अलाउंस है? डिक्रीज। तो हमारे पास आ जाएगा डिक्रीज इन अलाउंस। वो कितने का आ जाएगा, -105 का। यानी डिक्रीज इन अलाउंस की एंट्री क्या होती थी, जल्दी से बताओ। अलाउंस डेबिट 750 रुपए से, और बैड डेट क्या होता था, क्रेडिट। डिक्रीज इन अलाउंस बताया था इनकम होती है हमारी। जी जी। अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट होता था 105 रुपए से, और बैड डेट रिकवरी इनकम। और इनकम की नेचर क्या होती है, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट होती है। ठीक है, और ये पीएनएल समझ लो, यहाँ क्रेडिट हो रहा है, ये मैंने अभी नीचे लिख के बताया आपको। तो अगर क्रेडिट होती है, उसने पूछा था पीएनएल में क्या जाएगा, तो हम कहेंगे 105 क्रेडिट जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ आते हैं हम, सवाल नंबर 11। वो कह रहा 30 सितंबर 2004 के ऊपर जेड लिमिटेड हैड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। 30 सितंबर 2004 के ऊपर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस जो आ रहा है वो 37,000 है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर कंपनी ने एक राइट ऑफ किया 18,000 रुपए का, और ईयर एंडेड का जो बैलेंस है डिसाइडेड दैट द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 20,000। तो इसका आंसर बताओ, बहुत आसान सवाल है, जल्दी से। जल्दी से बता दो, इतनी देर में हो जाना चाहिए था।
भाई उसने आपको प्लेट में रख के दिया सब कुछ। उसने कहा 30 सितंबर 2004 के एंड के ऊपर ना कंपनी हैड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट यानी अलाउंस फॉर रिसीवेबल का बैलेंस आपके पास दिया हुआ है 37,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आपके पास दिया हुआ है 37,000, ओपनिंग 37,000। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एंडेड राइट ऑफ टोटलिंग 18,000 रुपए का राइट ऑफ है। ये आ गया 18,000 रुपए का राइट ऑफ। राइट ऑफ आप वैसे यूजली लिखते नहीं हो, लेकिन यहाँ पे लिख लो, लेकिन आप कंफ्यूज ना करना चीजों को। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2004 ओपनिंग, 30 सितंबर 2005 हमारा क्या हो जाएगा क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना है हमारे पास 20,000। द कंपनी राइट ऑफ 18,000 है एंड द एंड ऑफ इट्स ईयर इट डिसाइडेड दैट द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 20,000। जो साल के एंड पे होना चाहिए ना, यानी अगर मैं इसको पुराने तरीके से करूँ ना, फिर टी अकाउंट से कराता हूँ। पुराना तरीका था कि दिस ईयर अलाउंस, इस साल का अलाउंस होना चाहिए। उसने कहा 20,000 आपका, हमने कहा ठीक है। लास्ट ईयर ये एग्जिस्टिंग अलाउंस उसने हमें दिया हुआ आपके पास कितने का, ओपनिंग का 37,000। तो हमारे पास क्या आ रहा है, डिक्रीज इन अलाउंस, प्लस उसने एक राइट ऑफ भी दिया हुआ है 17,000 का डिक्रीज इन अलाउंस आ रहा है। अगर मैंने पीएनएल बनाना हो तो मैं पीएनएल के अंदर क्या लिखूंगा, पीएनएल बनाना हो, एक तो मेरे पास डिक्रीज इन अलाउंस है कितने का, 17,000 रुपए का नेगेटिव, प्लस मैंने एक राइट ऑफ किया कितने का, 18,000 का। राइट ऑफ एक्सपेंस है और डिक्रीज इन अलाउंस हमारी इनकम है। ठीक है, ये पॉजिटिव। तो नेट में हमारे के पास क्या 1,000 रुपए का एक्सपेंस बच जाएगा, और एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, डेबिट। तो 1,000 हमारे पास डेबिट भी जवाब है। अगर ये मैंने टी अकाउंट से किया होता तो कैसे करता, क्लोजिंग अलाउंस वहां पर आ जाता। अगर मैं इसको टी अकाउंट से करता तो मैं इसको ऐसे करता जरा, मैं इसको थोड़ा ना इधर साइड पे लेके जाता हूँ। ठीक है, हमारे पास ओपनिंग अलाउंस ये दिया था, कंपनी कह रही थी कि इस साल के एंड पे हमारा जो अलाउंस है ना वो 20,000 हो जाना चाहिए, तो कैरी डाउन अलाउंस हमारा होना चाहिए था 20,000। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग में जो डिफरेंस होता था वो पीएनएल में जाता था और राइट ऑफ पीएनएल में जाता था, ऐसे ही है ना। जी। यहाँ पे वो फिगर आएगी जो चीज पीएनएल में जाएगी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान डिफरेंस कितना है, 17,000। 17,000 का। अकाउंट को बैलेंस करो, इस साइड पे कितना आना चाहिए, नेट में 1,000 पे आ रहा है ना। सिर्फ 1,000 आना। हाँ, तो अब ये देखो 1,000 कैसे गया है कि ओपनिंग अलाउंस इतना था और क्लोजिंग अलाउंस, डिक्रीज इन अलाउंस आया कितने का, एक तो डिक्रीज गया अलाउंस का 17,000 रुपए का, और एक राइट ऑफ गया 18,000 रुपए का। तो नेट नेट में पीएनएल में जो चीज गई है ना वो 1,000 रुपया गया, 1,000 रुपया। तो वो ये इस सवाल इस टी अकाउंट ने वो नेट खुद ब खुद निकाल के दे दिया हमें। तो ये ऐसे भी कर सकते थे, कोई चीज ना समझ आई तो पूछ लो। नहीं। 2 years ago is unexpectedly recovered। एक हमने बैड डेट हो गया था हमारा और हमने उसको राइट ऑफ कर दिया था। भाई अगर आपने राइट ऑफ कर दिया था तो आपने अपने पास एंट्री कर ली होगी बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्री आप कर चुके हो कई साल पहले, 2 साल पहले आपने ये एंट्री अपने पास किताबों में कर दी थी। अब बंदा आया ये एकदम और उसने हमें पैसे दे दिए, ये एंट्री आप कर चुके हो ना हो, और वो हमें रिकवर हो जाए तो हम अपने पास क्या एंट्री करते होते थे, हम अपने पास, याद नहीं याद, हम अपने पास एंट्री करते थे कैश डेबिट कर दो और बैड डेट रिकवरी इनकम बुक कर लो, याद नहीं है, बैड डेट को क्रेडिट कर दो, बैड डेट रिकवरी इनकम। याद है। ठीक है, अब ये होना चाहिए था। अब उसको पढ़ते हैं उसने क्या किया, वो कह रहा है बैड डेट रिटर्न ऑफ 2 years ago इज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर, रिकवर हो गया, एंटर्ड इन द ट्रेड रिसीवेबल लेजर। भाई ये ट्रेड रिसीवेबल के लेजर के हमने लिख दिया,
हमने हमने ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। हमने समझा कि जैसे नॉर्मल बंदा पैसे देता है ना, वैसे ही पैसे दे के गया। जैसे हमें नॉर्मल बंदा पैसे दे के जाए तो हम क्या करते हैं, कैश डेबिट और रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं ना। उसने कहा भाई आपने ना रिसीवेबल रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, यानी कैश आपने सही किया, कैश को कुछ भी ना करो। आपने क्या कर दिया, बैड डेट की जगह आपने रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। आप ये समझे कि अभी जो बंदा है ना, इसने अभी अपने पैसे दिए, हालांकि वो तो 2 साल पुराने थे जो हम राइट ऑफ कर चुके थे, तो ये उसने कर दिया रॉन्ग। ये असल में होना चाहिए था ओरिजिनल। तो रेक्टिफाइंग एंट्री हमारे पास क्या बनेगी भाई, यही बनेगी कि बैड डेट हो जाना चाहिए था क्रेडिट, तो बैड डेट को क्रेडिट कर दो आप, और जो रिसीवेबल उसने क्रेडिट कर दिया आप रिसीवेबल को डेबिट कर दो। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, बी। ट्रेड रिसीवेबल लेजर अकाउंट डेबिट, और बैड डेट हमारे पास कटेगा क्रेडिट। ये हमारे पास बी ऑप्शन बनेगा। तो ये मैं खुद इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इनकी ना क्वेश्चंस की, कि ये क्वेश्चंस थोड़े से टेक्निकल हैं, इसमें से टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं और इसमें से अच्छा चंक पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ ही तो आपके स्टैंडर्ड है नए, तो प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए, इसलिए मैं इन चीज़ों को, इसके अलावा काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आपको दे दूंगा, खुद करते रहना बेशक, क्वेश्चन की कमी नहीं है। अच्छा, वगैरह क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के लिए आपके पास ये डाटा है। अ चीज इन बिजनेस अ होलसेलर द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ टोटल डेटर्स। उसके उसके टोटल डेटर आ रहे हैं 31 दिसंबर 2001 के एंड पे ये, 31 दिसंबर 2002 के एंड पे ये, 31 दिसंबर 2003 के एंड पे ये। ठीक है, ही डिसाइडेड टू मेंटेन द बैड डेट इक्वल टू द 5% ऑफ डेटर। 5% ऑफ डेटर के ऊपर हमने अलाउंस की परसेंटेज लगानी है, 5% उसकी जनरल प्रोविजन। व्हाट इज द प्रोविजन अमाउंट डिडक्टेड, प्रोविजन की अमाउंट बताओ जो डिडक्ट होगी डेटर के अंदर से पहले साल के एंड पे। हमने कहा वो तो बहुत आसान, हम निकाल के दे देते हैं। पहले साल के एंड पे हमारे रिसीवेबल कितने आ रहे हैं, ये मैं पहले साल के एंड के ऊपर काम कर रहा हूँ। पहले साल के एंड पे मेरे रिसीवेबल्स आ रहे हैं किताबों में 3900 के। ठीक है, अब मैं इसका 5% रिसीवेबल अलाउंस बुक करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा मैं इसका अलाउंस अगर लूँ 5%, तो अल्लाह आपका भला करे, कितना बनेगा 195। ठीक है, जी। अब मैंने अपने नेट रिसीवर्स निकालने हैं जो मैंने एसएफपी में लेके जाने हैं, तो वो भाई ऐसे ही निकलेंगे ना, कि मैं कहूंगा मेरे टोटल रिसीवर है 3900 और इसमें से 195 मुझे मिलने ही नहीं है, तो नेट में मुझे कितने मिलने हैं बताना जल्दी से। 3705। जी, 37 3705। 3705, मुझे 3705 मिलना है। अब उसने कहा है कि बताओ व्हाट इज द प्रोविजन अमाउंट, प्रोविजन की अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम डेटर, डेटर में से जो डिडक्ट हुई है। ये जी प्रोविजन यानी अलाउंस की अमाउंट है जो डेटर में से डिडक्ट हुई है, तो ये हमने लिख दिया जी, हमारा ऑप्शन है 195। अच्छा, सवाल नंबर दूसरा, अब वो कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैड डेट, दूसरे में कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैड डेट प्रोविजन इन द ईयर टू, ईयर टू के अंदर बताओ, जो पीएनएल के अंदर जानी है। तो हमने कहा पहले दूसरे साल तो ऐसे ही होगा ना। अब हमारे पास ओपनिंग या एग्जिस्टिंग प्रोविजन निकल आई कितनी है, ओपनिंग अलाउंस हमारे पास किताबों में कितना आ रहा है भाई 195। अब हम निकालेंगे दिस ईयर अलाउंस, और दिस ईयर अलाउंस कैसे निकलता है, हमारे पास डेटर दिए गए हैं दूसरे साल के एंड के ऊपर 4200, 4200 के ऊपर 5% रेट लगा दो। 4200 का अगर आप 5% ले लोगे तो आपको पता लग जाएगा इस साल आपने कितना 210। अलाउंस, हाँ कितना बनता है वो 210। 210। तो इंक्रीज आ रहा है कि डिक्रीज आ रहा है, 15 रुपए से इंक्रीज आ रहा इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज इन अलाउंस आ रहा है। तो हम कहेंगे कि जी ये 15 रुपए का जो है ना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैड डेट प्रोविजन, प्रोविजन शक का कितना जाएगा 2 साल के दूसरे साल के एंड पे। हमने कहा 15 जाएगा भाई, 15 निकल आया 15। पहले साल के एंड के ऊपर वो पूरी की पूरी अमाउंट जाती है। अब पता लगा कि पहले साल कैसा पता लगेगा कि हमें पहला साल ये कारोबार शुरू है, दूसरा साल है,
तो पहले साल ये दिया हुआ है और पहले साल के लिए कोई ओपनिंग का डाटा नहीं दिया हुआ था, ओपनिंग 0 होगा, तो इसका मतलब अभी शुरू हुआ है काम। तो पहले साल के एंड पे जो क्लोजिंग होगा वो दूसरे साल का ओपनिंग बनेगा, दूसरे साल के एंड पे जो आएगा वो क्लोजिंग होगा। जब भी ओपनिंग क्लोजिंग दी हो तो इंक्रीज इन प्रोविजन, बैड डेट एक्सपेंस जो राइट ऑफ करते हो, या बैड डेट रिकवरी जाती है पीएनएल के अंदर, 3 चीजें। और अगर पहला साल है तो सिर्फ जो हमारे पास अलाउंस होता है वो जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर, क्लियर है, क्लियर। ठीक हो गया, फिर अगले सवालों की तरफ आते हैं। अच्छा, अब छोटी सी बात है वो सुन लो जरा। छोटी सी बात क्या है? मैंने एक जमाने में आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जो आपको बड़ा पसंद है। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने अक्रूवल और प्रीपेमेंट भी पढ़ा था। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता था अगर एक एक एक्सपेंस है उसको आपने उसके बेनिफिट को कंज्यूम कर लिया है, जिस जिस साल के अंदर आपने उसके बेनिफिट को कंज्यूम किया है ना, उसी साल के अंदर वो खर्चा बनना चाहिए। ठीक है। और एक इनकम जिस जिस साल के अंदर आपने अर्न किया ना, वो उसी साल में इनकम के तौर पे शो होनी चाहिए। ऐसे ही था। जी जी। अब हमने यहाँ पे एक साल है, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2001 का साल है। 31 दिसंबर 2001 के साल के अंदर हमने किसी भी दिन खड़े होकर ना सेल बुक की, रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट, हमने कोई भी दिन लगा लेना अपने जहन से, हमने यहाँ पे सेल बुक कर ली। अब एक 2001 के बाद 2002 के साल में हमें पता लगा ये बंदा ना पैसे लेके भाग गया हमारे, ये बंदा पैसे देगा ही नहीं। तो रिसीवेबल जब हमने बुक किया हुआ तो किताबों में वो बिल्कुल फारिग हो गया, इस रिसीवेबल को से हमें कोई पैसे नहीं आने, ये बैड हो गया। तो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है भाई अगर ये सेल 2001 से रिलेट करती है ना, तो तुमने जो एंट्री करनी है ना, वो जो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल को किताबों से खत्म करना है, वो एंट्री भी तुम 2001 के एंड पे करो। जिस साल की सेल है उस साल का ही बैड डेट होना चाहिए, उस साल से रिलेट करना चाहिए। तो समझ आती है बात? जी सर, उसी साल फिर एंट्री कर देंगे। हाँ। तो जिस जिस साल आपने सेल बुक की थी ना, खर्चा भी उसी साल बुक करना है आपने। ये नहीं कि 2002 में वो बंदा पैसे लेके गया, हम 2002 में ये एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री 2002 में नहीं, ये 2001 में करेंगे। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, कि भाई जिस साल का खर्चा उस साल में बुक करो ना। तो हमारा जो खर्चा है वो 2001 से बिलोंग करता है, क्योंकि हमने उसकी सेल भी 2001 के अंदर बुक की थी। तो जिस साल जी की जी। सेल है उस साल का बैड डेट उसी साल में जाके बुक होगा। सही हो गया। ठीक हो गया। तो उसने हमसे पूछा कि ये जो अगर राइट ऑफ करते हो ना आप, जो राइट ऑफ करना किसी भी बैड डेट को, ये किस चीज की एप्लीकेशन है या किस चीज की एग्जांपल है? द रिटर्न ऑफ बैड डेट इज एन एग्जांपल ऑफ, हमने कहा ये तो मैचिंग कंसेप्ट की एग्जांपल है। और और मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट ही है जो खर्चे को सबसे पहले मतलब कहता है कि नोट करो, एसेट को जल्दी इंक्रीज ना करो, खर्चे को नहीं, वो फौरन प्रूडेंस निपटाओ। कॉन्सेप्ट है, वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, अगली बात मैं वही करने लगा था। मैचिंग कॉन्सेप्ट समझ नहीं है ये बात यार, जिस साल आपने खर्चा किया ना उस साल बुक होना चाहिए। सेल आपने यहाँ 2001 में खड़े होके 1 मई पे 2001 में सेल किया आपने एक, और वो बंदा 2002 में 1 जनवरी 2002 पे या 1 अप्रैल 2002 पे आपके पैसे लेके भाग गया। अब असूलन तो एंट्री ये बनती है कि 1 अप्रैल 2002 को आप एंट्री करो रिसीवेबल क्रेडिट और बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो जाएगी। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो आपका खर्चा यहाँ पे हुआ है ना, जो आप एक बैड डेट बुक कर रहे हो, वो तो उस सेल का बुक कर रहे हो जो पिछले साल हुई थी। तो भाई इसको पिछले साल जाके ही एक्सपेंस दिखाओ, 2002 के साल में एंट्री ना करो। ये था मैचिंग कॉन्सेप्ट। जिस साल का खर्चा उस साल में आना चाहिए, जिस साल की इनकम उस साल में आनी चाहिए। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता था अगर तुम्हें नजर आ रहा है ना, तुम यहाँ खड़े हो 2001 के अंदर, तुम्हें नजर आ रहा है 2002 में तुम्हारा एक खर्चा आना है, 2003 में तुम्हारा एक खर्चा आना है, भाई उसको अभी बुक कर लो। जी जी, सही समझ आ गया। तो हम जो कहते थे, हम जो अलाउंस की एंट्री करते थे, हम कहते थे हमें लगता है कि हमारे ना 1 लाख रुपए जो हमसे लोगों ने लिया हुआ ना, अगले 2 सालों में भी ये लोग ना देंगे नहीं, अगले 2 सालों में भी ये लोग नहीं देंगे, भाग जाएंगे। इसमें से 5% लोग ऐसे हैं जो भाग जाएंगे, यानी 5,000 इनमें से मिलना ही नहीं, इनमें से 5,000 में मिलना ही नहीं, या हम कहें कि हमें 1 लाख रुपए मिलना ही नहीं। ठीक है। तो हम फ्यूचर का लॉस आज ही बुक कर रहे हैं। तो फ्यूचर का लॉस अगर आप आज ही बुक करते हो, जब अलाउंस की एंट्री करते हो, तो अलाउंस की एंट्री कैसे करते हो अपने पास? बैड डेट इंक्रीज इन अलाउंस या इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री कैसे करते हो? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट पीएनएल के अंदर।
और अपने पास अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट करते हो कि आप अलाउंस अपने रिसीवेबल को कम करके दिखाते हो, यानी एसिड को ओवरस्टेट नहीं करते, और एक खर्चा जो भी मुस्तकबिल में होना है वो अभी तक पैसे लेके भाग गए नहीं है, शक की बिना पे आपने, सिर्फ शक की बिना पे आपने एंट्री कर ली अपने पास, तो ये शक की बिना पर लॉस बुक कर लेना और अपने एसेट्स को ओवरस्टेट ना करके दिखाना, ये किस चीज की एप्लीकेशन थी? प्रूडेंस की। तो अगर वो आपसे पूछ ले कि अलाउंस फॉर रिसीवेबल किस चीज की एप्लीकेशन है, तो आप कहोगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की। वो आपसे पूछ ले राइट ऑफ किस चीज की एंट्री है, तो आप क्या कहोगे? मैचिंग कॉन्सेप्ट की। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये सारे सवाल बहुत आसान है, ये आपने कर लेने हैं खुद। तो ये अब आपके होमवर्क है, 19-20। ठीक हो जाके गया। चलते हैं हम। जो मुश्किल मुश्किल है वो मैं देखता जाता हूँ। अच्छा, नट, ये वाला सवाल कर लेते हैं हम। कह रहे हैं नट ओज 5,000 एंड गट ओज 8,000। एक बंदा है जी नट, ये इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। नट से हमें रिसीवेबल है, हमने लेने हैं। ओ का मतलब होता है हमने उससे लेने हैं। नट से हमने लेने हैं 5,000 रुपया, और जो भाई गट है ना, गट से लेना है हमने 8,000 रुपया। अच्छा, हमने उनको कॉल किया, अस्सलाम वालेकुम नट भाई और नट गट भाई, कॉन्फ्रेंस कॉल की, तो पैसे कब देने हैं? तो उन्होंने अपने वकील को पैसे दे दिए और अपने वकील को फोन दे दिया। तो वकील ने आगे से हमसे बात की, वो कह रहा है बहुत, दोनों के वकीलों ने कहा बहुत डेटर्स हैज बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है पैसे देने की काबिल नहीं रहे, औकात नहीं रही उनकी। हाउएवर, अब पार्ट पेमेंट उन्होंने कहा, लेकिन हम भी ना बिल्कुल सारे पैसे लेके नहीं भागेंगे। हमने $1 अगर आपसे लिया ना, तो नट भाई कहते हैं कि $1 के बदले मैं आपको 25 सेंट दूंगा। मतलब पूरा $1 नहीं दूंगा, 25 सेंट दूंगा, यानी 25% पैसे दूंगा। और गट भाई क्या कहते हैं? गट भाई कहते हैं मैंने अगर $1 लिया था ना आपसे, तो मैं पूरे पैसे तो वापस नहीं करूंगा, मैं 40 सेंट दूंगा, यानी 40% दूंगा। सर आपको कैसे पता लगा 40%, 25%? एक को अगर डिवाइड करके देखो 0.25 से, तो पता लग जाएगा कि एक जो है, सॉरी, 0.25 को डिवाइड कर दो अगर आप एक से, तो पता लगेगा 0.25 एक का कितने परसेंट है, तो पता लग जाएगा 25% है। और इसी तरीके से अगर हम 0.40 को डिवाइड करें एक पे, तो हमें पता लगेगा कि ये एक का कितना है, 40% है। यहाँ पे वो कह देता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा हर ₹1 के बदले में 0.47 रुपए। तो मैं कहूँ चेक करूंगा 0.47 एक का कितने परसेंट है, तो एक पे डिवाइड करूंगा 47%। तो ऐसे कैलकुलेट किया हमने। कहा इसका दूसरा मतलब ये है कि भाई 25% तो तुम दोगे, लेकिन 65% या सॉरी 75% तुम नहीं दोगे। उसने कहा हाँ जी। इसने कहा तुम 40% तो दोगे, 60% तुम नहीं दोगे, तो ये तो हमारे बैड डेट हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया सर? बैड डेट। तो हमने कहा अगर हमने यहाँ बैड डेट निकालना हो, क्योंकि जो तो वो दे देंगे उसका तो कोई मसला ही नहीं, जो नहीं देंगे मसला तो उसी का है। नट भाई ने कहा 75% मैं नहीं दूंगा, गट भाई ने कहा 60% मैं नहीं दूंगा। ये खुद ही समझ जाना चाहिए था। तो मैंने अगर यहाँ बैड डेट निकालना हो टोटल दोनों का, तो भाई ये कहता है कि भाई मैं 5,000 में से 75% नहीं दूंगा, तो यानी 3750 मैं नहीं दूंगा। और ये अगर कहता है कि मैं 8,000 में से 60% नहीं दूंगा, तो यानी ये कह रहा है मैं 48 को नहीं दूंगा। तो दोनों कितना नहीं दे रहे? 8,550। ये वो पैसे हैं जो भाई राइट ऑफ कर दो, अब उन्होंने कह दिया ये हमने देने ही नहीं, राइट ऑफ कर दो, किताबों से निकाल दो इनको। ठीक है, ये आ गया डी ऑप्शन। वो कह रहा था टोटल बैड डेट बताओ कितने हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। 23वां सवाल है कंपनी इंक्रीजेस इट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट फ्रॉम 4,000 से बढ़ा के अपने उसने प्रोविजन, सॉरी वो कह रहा है द कंपनी इंक्रीजेस प्रोविजन फॉर बैड डेट बाय 400 से उसने प्रोविजन बढ़ा दिया। मतलब उसने क्या किया, 1,200 से बढ़ा के प्रोविजन को 1,600 कर दिया। उसकी ओपनिंग जो प्रोविजन थी वो थी 1,200, और करंट ईयर यानी दिस ईयर की जो प्रोविजन है वो 1,600। तो उसके अंदर इंक्रीज इन प्रोविजन आया कितने का? 400 का। ये उसने लिख के बताया हुआ, इंक्रीज इन प्रोविजन या इंक्रीज इन अलाउंस आया। तो अब वो कह रहा है प्रॉफिट व्हाट विल बी द डिक्रीज होगी। इफेक्ट ऑफ दिस एडजस्टमेंट ऑन द ईयर एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा?
तो हमने कहा बता देते हैं अभी। सबसे पहले एंट्री को देखो, एंट्री क्या होती है इसकी। इंक्रीज इन अकाउंट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। पीएनएल के अंदर एक खर्चा जा रहा है, अगर पीएनएल के अंदर एक खर्चा जाएगा तो उससे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम। कम। कितने से? 400 से। हम्म, ठीक है, 400 से तो प्रॉफिट हो जाएगा कम, बी। प्लस हमारे जो बैलेंस शीट के अंदर रिसीवेबल्स हैं उसमें से क्या अमाउंट माइनस होती है? दिस ईयर अलाउंस। जी जी। दिस ईयर अलाउंस कितना किया गया? 1600। तो हमारे जो रिसीवेबल है वो 1600 से कम हो जाएंगे और हमारा प्रॉफिट है वो 400 से कम हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बनता है। ठीक है, नेट डेटर 1600 से कम हो जाएंगे और डिक्रीज इन अलाउंस 400 से होगा। अच्छा, ये जो बाकी सवाल है ना, ये आपने खुद ट्राई करना है अगर आपसे हो जाए तो ऊपर। ठीक है सर, काफी ज्यादा समझ करना है क्योंकि ना मेरी ना इसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, वो प्रैक्टिस होगी ठीक है, सारे खुद करवा दूंगा मैं आपको कल। बाकी ये जो मैंने आपको दे दिया इसको खुद ट्राई कर लेना। क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो मैं क्लास ऐड कर दूँ। जी जी, आंटी कर दो।